आओ तो अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 के पहले एक बार ये डिस्कस करो कि अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ लिया था। पहले ये देखो, तो मैंने बोला था थर्मो मतलब होता है बेटा हीट और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। जब हीट का मोशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक, है ना। हीट के मोशन को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक। इसके बाद मैंने, और ये जो चीज़ें होती है ना, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक सिस्टम में होती हैं। कहाँ होती हैं? सारी चीज़ें एक सिस्टम में होती हैं। तो मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक में ये बताया था आपको कि यदि जो सिस्टम होता है तो हमारा जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा एक सिस्टम होता है। बाहर का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। जो दोनों को सेपरेट करता है वो क्या होता है, बाउंड्री होता है। इसके अकॉर्डिंग सिस्टम हमारे तीन टाइप के थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या था, जहां मास और हीट दोनों का लॉस हो रहा था। क्लोज सिस्टम में मास का लॉस नहीं हो रहा था, सिर्फ हीट का लॉस हो रहा था। आइसोलेटेड में दोनों में किसी का लॉस नहीं हो रहा था। ये हो गया सिस्टम। सिस्टम के बाद मैंने पढ़ा था इसके फंक्शंस, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता था, जो पूरे रास्ते पे डिपेंड कर रहा था। स्टेट फंक्शन क्या होता, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता था। इसके बाद मैंने देखा था इसके प्रॉपर्टीज भी देखा था, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इसके मास वॉल्यूम पे डिपेंड करे तो वो थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो बाहर की चीजों पे डिपेंड कर रही थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी जो इसके अंदर की चीजों पे जो डिपेंड नहीं कर रही थी वो इंटेंसिव। इंटेंसिव जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी, कलर, ये सब क्या थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, मोल, ये सब क्या थे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? उसके तो ये हो गया था। उसके बाद अपन आज हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। क्या डिस्कस करेंगे, तो समझो हीट कैपेसिटी क्या होती, पहले उसको समझ लो एक बार, फिर मैं डेफिनेशन से समझ लेंगे ना। इसको मतलब याद नहीं करना है, समझ लो, क्योंकि ना एग्जाम के टाइम पे इतनी सारी थ्योरी हो जाएगी ना जी कि याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हमारी हेडिंग है हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से। हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करेंगे, सी से। समझो क्या है, तो रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब वो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, तो सिस्टम का टेम्परेचर रहना चाहिए 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्रीज कितना कर दो, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आसान है। जब भी आपको किसी सिस्टम का आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, समझना। ये तो अभी सिर्फ बेसिक है, इसके आगे बहुत सारी हीट कैपेसिटी आएंगी। तो अभी बेसिक से समझो, कोई सा सिस्टम है, वो कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, ओपन, क्लोज, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है। तो किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हमको हीट देना पड़ेगा, एक्चुअल में हीट कुछ नहीं होता, ये भी टेम्परेचर ही है। जैसे मान लो ये 20 डिग्री है, कितनी, 20 डिग्री। यहाँ से आप कुछ और टेम्परेचर दे रहे हो, हीट पता है क्यों बोल दिया है, क्योंकि जो आप यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हो ना, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अलग अलग है, तभी तो हीट आएगी। हीट एक्चुअल में हो थोड़ी कुछ होती है। तो इस सिस्टम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं वो होती है इस सिस्टम की हीट कैपेसिटी। ऐसा समझे, पक्का? आरसी आ गया? क्या बोला मैंने, बताओ। गुड। अब वो टेम्परेचर कितना होगा, तो वो भी फिक्स है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से सिस्टम का टेम्परेचर है, आपने बढ़ा दिया 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड किया। हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर नहीं, क्योंकि मतलब हीट हमारी
हीट कैपेसिटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ और था, जब आपने बाहर से दिया तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट इसकी चेंज हुई ना, इसीलिए ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो क्या होगा, ऐसे लिखो C इक्वल टू हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट को किससे मेजर करेंगे बोलो, जूल से, टेम्परेचर को केल्विन से, और हीट को किससे, कैलोरी से, टेम्परेचर को केल्विन से या डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये हीट कैपेसिटी। क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो ना, आप पता है क्या कर सकते हो, इस सिस्टम के अंदर आप मास ले सकते हो कोई सा, जैसे 20 ग्राम ले लिया, 5 ग्राम ले लिया, 10 ग्राम ले लिया, ऐसा कोई सा मास ले सकते हो। या तो आपको मास नहीं लेना तो इसी सिस्टम के अंदर आप मोल ले सकते हो, तो दोनों कंडीशन में हीट बदल जाएगी। ये सब ये यहाँ पे अब देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ नहीं करते, हम सेम सिस्टम बना दिए। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या बना दिया, सेम सिस्टम बना दिया। सिस्टम में हमने क्या कर दिया इस बार, n मोल या 1 मोल हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। अब इस 1 मोल मटेरियल जो है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट देते हैं वो होगी मोलर हीट कैपेसिटी। पढ़ो, required heat for increased temperature of 1 mole matter या 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन is called molar heat capacity। है सुन में पक्का? ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब ये मान लो Cn, मतलब समझ गए क्या हुआ? Cn मतलब मोल की हीट कैपेसिटी इक्वल टू Qn, समझ गए? मतलब क्या, n की हीट अपॉन T टेम्परेचर। तो यदि हम बात करें Qn इक्वल टू तो NT मतलब Ct, ये हो गया फॉर 1 मोल। कितने के लिए हो गया? 1 मोल। यदि मैं यहीं पे बोलूं कि कैलकुलेट फॉर n मोल, क्या n मोल, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, हम Q को, एक काम करो, Q को हम बोल देते हैं एंथैल्पी। जो हमारी हीट होती है ये क्या है, एंथैल्पी। तो मैंने बोल दिया Q की जगह में ऐसे एक और फार्मूला लिख देते हैं, डेल्टा H इक्वल टू C dt, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है एक्चुअल में। पहले टेम्परेचर कुछ और रहा होगा ना दादा, पहले टेम्परेचर T1 रहा होगा, आपने यहाँ से हीट दिया मतलब टेम्परेचर दिया, तो क्या हो गया, T2 हो गया। तो हम इसको एक साथ क्या बोलेंगे, dt। क्या बोलेंगे, dt। तो देखो डेल्टा H इक्वल टू C dt, क्या हुआ, डेल्टा H इक्वल टू C dt। यदि आप यहीं से फार्मूला बनाओगे तो C इक्वल टू डेल्टा H अपॉन dt, डेल्टा T। समझ गए? आओ अब n मोल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सुनिए, डेल्टा H इक्वल टू n C डेल्टा T। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? फिर से समझो, एक बार फिर समझो। मतलब मैं फिर से, आप मान लो मेरे को सच में इसके कोई फार्मूले याद नहीं है, मैं जो पढ़ता हूँ, जो सोचता हूँ, जो लिखा हुआ होता है ना वही कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 99% केस में मैं सही होता हूँ, कई बार ऐसा होता है 1-2% केस में गलत हो जाता हूँ, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया हो। अब सारा चीज़ नहीं रहता दिमाग में, लेकिन ज़्यादातर केस में तो सही रहता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, जो मैंने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन सीखा ना वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ध्यान से सुनना, और कोई आलस नहीं बैठा रहेगा, जब मैं बोलूँगा तो सब बोलोगे तो मैं भगा दूंगा। समझ गए? एकदम दिमाग में पूरा बात एकदम घुस जानी चाहिए। ये एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, ये सिस्टम है, तुम्हारी एनर्जी हमारी एनर्जी है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कोई सा 1 मोल सब्सटेंस ले लिया। क्या ले लिया, 1 मोल सब्सटेंस। अभी इसका टेम्परेचर T1 है। हमने क्या किया, यहाँ से इसको दिया, बाहर से मैंने इसको दिया हीट। क्या दिया बाहर से, हमने बाहर से इसको दिया हीट,
और मैंने उतना हीट दिया कि इसका टेम्परेचर जो T2 है इससे सिर्फ 1 डिग्री ज़्यादा हो। यदि T1 हमारा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये हो जाए 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? तो समझो, इंक्रीज टेम्परेचर फॉर 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। फिर से पढ़ो एक बार डेफिनेशन क्या है। रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीज टेम्परेचर फॉर 1 मोल मैटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना उसको हम बनाएंगे फार्मूला। अब भरोसा मानो इसी से सारे फार्मूले सॉल्व होते हैं। आओ, यदि हम बात करें C इक्वल टू हीट अपॉन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हीट भी चेंज हुई, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो यदि आप बात करो ना कि यदि आप बात करो एकदम माइन्यूट सा, बहुत कम यदि चेंज होता है तो हम D लगाते हैं, और ज़्यादा चेंज होता है तो डेल्टा लगाते हैं। तो हमने बात किया C इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट फॉर मोलर, है ना। तो ये हो जाएगा फॉर मोल, 1 मोल। अब यदि हम यहाँ पे इसी फार्मूले से डेल्टा H कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा बताओ। तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा C डेल्टा T। ये हो जाए, ये भी है किसके लिए, फॉर 1 मोल। अब सुनो, यदि मैं बोलूं कि n मोल के लिए, क्योंकि क्या होता है पता है आपको, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन देगा 14 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 17 ग्राम अमोनिया, है ना, 20 ग्राम हीलियम, इस तरह से आपको जो मटेरियल देता है ना, इसीलिए हम लोग निकालते हैं n मोल के लिए कि जो भी देगा हम उसको मोल निकाल के कहानी खत्म कर देंगे। क्लियर? तो आओ, n मोल के लिए डेल्टा H इक्वल टू n C dt। अब सुनो एक और मजे की बात, यदि मान लो ये जो फार्मूला है, मतलब ये जो सिस्टम है, 2 तरीके से यूज कर सकता है ये सिस्टम। एक सिस्टम हो सकता है ओपन के लिए, और एक सिस्टम हो नहीं, ऐसे छोड़ो, एक सिस्टम ऐसा हो जाएगा जहां पे कांस्टेंट प्रेशर हो, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट प्रेशर मतलब ओपन। एक सिस्टम हो सकता है जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, मतलब कि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो, मतलब क्लोज। समझ गए? मजा आ जाएगा। अब यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट कैपेसिटी Cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cv। तो यहां के लिए डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा NCp dt, और यहां के लिए डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा NCv dt। जो बच्चा थर्मोडायनेमिक की सीट किया होगा ना, ये जरूर मिले होंगे, समझ में आए होंगे, वो अलग बात है। अब आ गया ना, कितना आसान है, कितना आसान है ना, आसान। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप फार्मूला याद करोगे तो फंस जाओगे। याद नहीं करना, आप पढ़ रहे हो, आपको लॉजिक पता है, अप्लाई करते जाओ, लॉजिक खत्म। समझ गए ना? तो मोलर हीट कैपेसिटी क्लियर हुआ कि नहीं? मोलर हीट कैपेसिटी दोनों में क्लियर हुआ। यदि आप सिस्टम ओपन ले रहे हो तो भी क्लियर हो गया, सिस्टम क्लोज ले रहे हो तो भी क्लियर हो गया। यहां से भयंकर फार्मूले अभी बनेंगे। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अरे बबलू भूल गए? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी पी डी टी प्लस डब्लू, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस डब्लू, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी वी डी टी माइनस एन सी आर टी डैश डैश पी डेल्टा बी माइनस 2.303 एनआरटी लॉग डैश डैश। समझ गए? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या हीट ही है ना जी। तो आप ये मत ढूंढिएगा कि अरे यार यहाँ पे तो अब हमको हीट दिया नहीं तो हम कैसे करेंगे। हीट नहीं दिया तो याद रखो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर और मोल के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। आसान क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस से ही बनेगा। इसके हर चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन तो ऐसे लेंदी बड़े बड़े हैं। आओ, शायद ये मैं सिखा दिया पहले ही तुम लोगों को। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बताइए। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? Cp मतलब Qp बाई
dt। तो Cp इक्वल टू डेल्टा एच बाई, एक चीज और समझ लो, जो हमारी हीट होती है ना बेटा, याद रखना ये चीज, तुमको कहीं लिखी मिले ना मिले, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ याद रखना। जब भी आपको कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा ना तो आप हीट लोगे, जब भी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा ना तो आप इंटरनल एनर्जी ले लेना। पता है क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कोई सिस्टम कांस्टेंट हो गया, तो सिस्टम के अंदर जितनी हीट होती है, जो भी मैकेनिज्म होती है, सब इंटरनल एनर्जी होती है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो ये चीज याद रखना, आगे शायद काम आ जाए कहीं। जो चीजें मैं बोल के रफ कर देता हूं, जब आप नोट्स बनाओ तो वो भी लिख लिया करो। क्या समझ गए जी? अभी बताया तो 1 मोल के लिए, n मोल के लिए। चलिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी बता दिया। देखो 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 देखो, Cb Qb, तो मजा आ गया। मैंने जस्ट अभी बोला था, क्या बोला था? जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम लेगा तो इंटरनल एनर्जी। अरे यार तुम लोग बहुत मासूम हो, तारीफ सुन के छूट जाती है ना, तारीफ सुन के छूट जाती है हंसी है? यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या आएगा? एंथैल्पी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या आएगा? आपको पता है आधा बच्चा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाता, इसलिए नहीं कर पाता। अब आपको एंथैल्पी बहुत अच्छे से पता है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लिख दिया कैलकुलेट द हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर ले। अब बच्चों को पता ही नहीं कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी है, तो ढूंढता रहेगा कौन सा फार्मूला लगेगा। इसीलिए इसके मैंने कई बार जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था कि जो हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको भी कॉपी में लिखना है। सारी चीजें पॉसिबल नहीं है यहाँ पे लिखवा देना, समझ गए? तो ये याद रखिए जब आप लोग नोट्स बनाइए। तो जब कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या? एंथैल्पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इंटरनल एनर्जी। इन दोनों का रिलेशन क्या था बोलो? तो इन दोनों का रिलेशन था डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, वो सब आपको सिखा चुका हूं। डब्ल्यू तो बहुत अच्छे से सिखा दिया हूं, क्यू भी सीख लेंगे। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसी हीट को इनने एक स्पेशल तरीके से बोल दिया है, या जिसको हम बोल देंगे ग्राम हीट कैपेसिटी। तो सुनो, बहुत बार मजा आता है। पहले ना मैं एक रिलेशन सिखाऊंगा, उसके बाद ये मैं बताऊंगा, है ना। एक रिलेशन आओ सीखते हैं। तो सबसे पहले लो, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। ये एक सिस्टम है, यहाँ पे 1 ग्राम कोई मटेरियल है, बोलो क्या होगा? डेफिनेशन बोलो, लिख दिया ना मैंने। बस मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर 1 ग्राम मैटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इज कॉल्ड ग्राम हीट कैपेसिटी। तो ग्राम हीट कैपेसिटी आएगी तो क्या आएगी? देखिए, मतलब C इक्वल टू क्यू अपॉन T, ठीक है। अब यदि इसको ग्राम की बात करोगे तो ग्राम हीट कैपेसिटी के लिए हम एक काम करो, चलो इसको स्मॉल c से डिनोट कर दो, अलग हो जाएगा थोड़ा। तो मैं देखो डिनोट तुम किसी से कर दो, या CM लिख दो, कुछ भी लिख दो, हम स्मॉल c से लिख रहे हैं। तो स्मॉल c इक्वल टू क्यू, सेम कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, मतलब कि स्मॉल c इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू स्मॉल c dt, ये हो जाएगा फॉर 1 ग्राम। किसके लिए हो जाएगा? ये हो गया हमारा 1 ग्राम के लिए। अब यदि आप बात करो W ग्राम, किसके लिए? W ग्राम के लिए। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू स्मॉल c, मतलब W स्मॉल c dt। आपको इसी क्वेश्चन में डेल्टा H इक्वल टू m c dt भी लिखा रहेगा, क्योंकि आप यहां पे ग्राम को मास भी बोल सकते हो, समझ गए? तो एक हमारा फार्मूला आ गया डेल्टा H इक्वल टू MC dt, मतलब यदि हम स्मॉल c की बात करें तो डेल्टा H अपॉन आ गया M dt। बार बार डेल्टा की जगह, समझ गए? एक फार्मूला ये आ गया।
और हमारा मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या था फार्मूला बोलो, C इक्वल टू डेल्टा H अपॉन N डेल्टा T। समझ गए? तो मैंने ना ग्राम हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट कर रहा है। चलो ऐसे जब स्मॉल सी बनाना तो ऐसा नहीं है बड़ा सी है छोटा सी नहीं, थोड़ा ऐसा कर दे तो समझ में आ गया कि स्मॉल सी है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, आगे आ जाओ। स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर नहीं, सुनो ये जो है ना बेटा, ये जो फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तो आप कर सकते हो कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वो। आज अच्छा लग रहा है सिखाने में, कल डिस्टर्ब हो रहा था। बोलो तो निकाल दूं एक बार, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ग्राम हीट कैपेसिटी लिख लो, कॉपी में नोट कर लेना। आ जाओ। तो हम पहला कंडीशन बोल देते हैं कांस्टेंट प्रेशर में। कांस्टेंट प्रेशर में बात करोगे तो देखो हमारा क्या था, डेल्टा H इक्वल टू है ना mc/dt। तो ये मान लो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा mcp/dt फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। यदि हम सेकेंड नंबर पे बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बोलिए, तो डेल्टा H इक्वल टू mc/dt की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू mcv/dt। या तो आप यहाँ हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यदि आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मिल जाए तो भी गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे नहीं लिखा फिर भी आपको याद रखना है, यहाँ पे एक नई हेडिंग सीखेंगे, दोनों में रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड ग्राम हीट कैपेसिटी। ग्राम हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। सुनो ये आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यदि फार्मूला याद रखोगे ना बेटा, इस चैप्टर के यदि आप फार्मूले लिखने बैठोगे तो आप ना 100 फार्मूले बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में है इसका एक ही फार्मूला, E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक ही फार्मूला है, यदि आप बनाना चाहो तो 100 बना लो, तो बना क्यों रहे हो, जब क्वेश्चन आएगा वहीं पे ड्राइव कर लेना। एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप सीट के क्वेश्चन इसके करना ना, सॉल्व करना, तो अपने दिमाग से सारे फार्मूले को इरेज कर देना, सारे फार्मूले दिमाग से डिलीट कर दो ना, फिर सीट के क्वेश्चन करना। जब आप सीट के क्वेश्चन करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग के 10 या 15 क्वेश्चन तक सारे फार्मूले आप खुद से ड्राइव करना। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 5 बार गलत होगा, इससे ज़्यादा बार गलत नहीं होगा। जब आप 15 क्वेश्चन के फार्मूले खुद से ड्राइव करके सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर वो फार्मूले तुम इरेज भी करना चाहोगे ना दिमाग से, फिर नहीं डिलीट होगा, वो एकदम डीप तरीके से घुस जाएगा दिमाग में। क्लियर? आओ अब बात करें बेटा, मैंने क्या बोला, कैपिटल सी स्मॉल सी में रिलेशन, यही है ना क्वेश्चन अपना। आप लोग हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। चलिए तो हम करते हैं सबसे पहले कैपिटल सी इक्वल टू डेल्टा H अपॉन एन डेल्टा T। लिख लिया हमने, इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। मैंने एक और स्मॉल सी इक्वल टू ले लिया, डेल्टा H अपॉन m डेल्टा T, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, करो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी है ना, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा H अपॉन एन डेल्टा T, फिर हो जाएगा m स्मॉल सी की जगह, स्मॉल सी की जगह, अब हम स्मॉल सी की जगह वैल्यू रखो ये वाली, तो डेल्टा H अपॉन के अपॉन तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या चला जाएगा ऊपर, m डेल्टा T, जो कटे काट दो, तो डेल्टा H से डेल्टा H, डेल्टा T से डेल्टा T, तो हमारा कैपिटल सी और स्मॉल सी बचा m अपॉन n। m मास है, मतलब m, चलो हम एक काम करें कंफ्यूज ना हो, तो हम यहाँ पे m ले लेते हैं, w वेट ले लेते हैं, W ले लेते हैं, क्योंकि m 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया W। समझ गए? तो हमारा यहाँ पे बचेगा वेट अपॉन मोल। क्या बचेगा? वेट अपॉन मोल। तो अब बताइए, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
तो हमने कैपिटल C अपॉन स्मॉल c इक्वल टू लिख दिया वेट, अब मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा तो हमारा वेट से वेट कैंसिल आउट, ऊपर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, कैपिटल C इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्मॉल c। मतलब कि जब भी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास का इनटू कर दो। जैसे आपको बोला है 2 मोल सोडियम की मोलर हीट कैपेसिटी मान लो 8 जूल पर केल्विन है। क्वेश्चन समझना, आपसे बोला कि 2 मोल सोडियम का मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है 8 जूल, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कैपेसिटी 8 और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सोडियम का 23। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये याद रखो कैपिटल C इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्मॉल c या स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C अपॉन मॉलिक्यूलर मास। टफ है क्या, कर लोगे ना, आसान है ना, आसान है ना, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आसान है इसलिए नहीं बोल रहे हो, आ गया कि नहीं, मेरे को तो आ गया, तुम लोगों को पता नहीं। ये वही है जो मैंने बताया अभी आपको, हर जगह कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, है ना। और इसके बाद वाले पेज में आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। हाँ, ये भी आपको याद रखना है, Cp और Cv के बीच में रिलेशन। एक तो वो रिलेशन हो गया, क्यों, ये मैंने भी सॉल्व करवा दिया ना जी, ठीक है। Cp और Cv के बीच रिलेशन क्या होगा देखो, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू होगा कैपिटल R। ये किसके लिए है, मोलर हीट कैपेसिटी का, किसका है। लेकिन यदि आपको हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv इक्वल टू R अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद कर लो, ये किसके लिए हो जाएगा, स्पेसिफिक या मास हीट कैपेसिटी, याद रह जाएगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा Cp और Cv क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे Cp और Cv क्या होता है। पहले ये वाला एक चार्ट देख लो, तान्या तुम यहां बैठे, तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, जब ये से समझाता हूं उधर उठ के बैठो, तुमको दिख रहा है, उधर उठ के बैठो। देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये देखो हीट कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी की मतलब डेफिनेशन समझते जाओ और सुनते जाना। तो हीट कैपेसिटी मतलब कि किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। अब समझना, उसके बाद आएगा मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब किसी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं वो क्या कहलाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं स्पेसिफिक या मास हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर ये एट कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर में हो जाएगा Cp यानी कि डेल्टा H, और कांस्टेंट वॉल्यूम में हो जाएगा Cv यानी कि डेल्टा E। ये हो जाएगा NCV/dt यानी कि इसका हो जाएगा यूनिट मोल इंटू जूल, है ना, मोल इंटू जूल। केल्विन। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू m, मास है ये वाला है Cp/dt, और यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए m मतलब कि ग्राम Cv/dt, यहाँ पे m Cv/dt। हमको लगता है जो आपने पढ़ा वो सब याद हो गया कि नहीं। हीट कैपेसिटी अच्छे से क्लियर हुआ नहीं। यहाँ पे ना जो हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए होता है मेनली, ये टेबल आज और अभी याद करनी है पूरी, ये टेबल आपको आज और अभी याद करनी है। ये टेबल है क्या पहले वो समझो। तो
आप ये मानो कि जब भी आप थर्मोडायनेमिक में स्टडी करते हो ना, तो आपको हमेशा गैस के बारे में स्टडी करनी है। थर्मोडायनेमिक की मोर देन चीजें, अभी यहाँ रख दो, 5 मिनट डिस्टर्ब न करना। थर्मोडायनेमिक में जो भी आप चीजें पढ़ते हो ना बेटा, तो सारी की सारी चीजें आप किसके लिए पढ़ते हो? गैस के लिए। किसके लिए पढ़ते हो? गैस के लिए। कभी कभी क्या होता है, आइडियल गैस ना दे के कोई सी और गैस दे दे, एग्जामिनर करता है क्योंकि आपके कोर्स में है। वो अलग बात है कि ये टेबल केमिस्ट्री में नहीं है लेकिन फिजिक्स में है। अब जब भी कोई गैस होती है ना, तो जो उसका मूवमेंट्स होता है हीट देने की वजह से, वो होता है 3D मूवमेंट। अरे ये मान लो ऑक्सीजन गैस है, आपने इसको हीट दिया ना, जैसे इस मतलब ऑक्सीजन गैस को आप हीट दोगे तो आप सोचो ये ऑक्सीजन सीधा जाए 1 डायमेंशन में, तो पॉसिबल नहीं है। इतना छोटा पार्टिकल है, 2 डायमेंशन तो जाएगा नहीं कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस कवर करके जाए, इसलिए ये मस्त तरीके से कहीं यहाँ वहाँ घूमता है 3D डायमेंशन में। तो गैस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट्स होता है हमेशा कैसा होता है? 3D मूवमेंट्स। और जब 3D मूवमेंट्स होगा तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक ऐसे सिस्टम में मूव कर रहा हो जो ओपन हो, एक ऐसे सिस्टम में जो मूव कर रहा हो जो क्लोज हो। क्लोज होगा तो प्रेशर और ओपन होगा तो आओ। अब हम बात करेंगे बेटा मोनो एटॉमिक गैसेस। भैया मोनो एटॉमिक गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, मतलब ये जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं, कैसी हैं ये? मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 3 डायमेंशन, मतलब 3D जो डायमेंशन होगा वो 3 होगा। तो Cp क्या होगा? Cp होगा इसका 3/2R। डायरेक्ट याद रखो, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है बस, 3/2R होगा क्या? 3/2R क्या होगा? Cv क्या होगा? हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। आप Cp कैलकुलेट करना है, यदि आपको यदि Cp कैलकुलेट करना है तो R यहीं रहने दो, ये माइनस का है, प्लस का उधर कर दो, 3/2R। क्या आएगा आंसर? 2R प्लस 3R इक्वल टू 5/2R। आया मजा? गामा क्या होता है? तो गामा होता है Cp/Cv। तो Cp कितना है? Cp कितना है? 5/5R/2 और Cv कितना है? 3R/2, 5/3। ये बेनिफिट है फिजिक्स पता होने का, समझ गए? तो ये हो गया किसके लिए? इसके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए। अब मान लो एग्जामिनर का मूड घूमा, उसने इनर्ट गैस नहीं दिया, कोई दूसरी गैस दे दिया। कौन सी दे दिया? डायटोमिक गैस दे दिया। डायटोमिक में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब जो भी डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, तो आपको जब भी वो डायटोमिक गैस देगा तो इसका 3D होगा 5/5, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा तो क्या होगा? 5, तो 5/2R। आगे समझदार हो? अरे आपको Cv मिल गया 5/2R, तो क्या करोगे? प्लस R, तो हो जाएगा 7/2R, तो फिर Cp/Cv, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7/5, बाकी तो कट ही जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4। यहां बोलो ट्राई एटॉमिक गैसेस जो लीनियर होती हैं। ट्राई एटॉमिक गैसेस 2 हैं दादा, ट्राई एटॉमिक गैसेस 2 हैं, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर। लीनियर मतलब जिसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है, जो एक ही प्लेन में आती हैं, और जिनका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर नहीं बनता, जो अलग अलग प्लेन में आती हैं। हालांकि 1.2 1.3 में कुछ बदलेगा नहीं, दोनों सही है, लेकिन 1.6 1.4 1.3 बोलो। मैंने आप लोगों को बोला था क्वेश्चन में ज्यादातर गामा की वैल्यू देता है। जब आप कल क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो कहीं पे लिखा हुआ था 4/3, कहीं अलग अलग लिखा हुआ था ना, तो यहीं से आप निकाल सकते हो। यदि क्वेश्चन में देना भूल गया तो भी। IIT में, जेई में तो कंफर्म 100% नहीं देता वैल्यू, नहीं देता, जेई में वैल्यू नहीं देता, वहां आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन नीट में ज्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि बच्चों के पास ज्यादा होता नहीं है, इसलिए समय नहीं होता। वेरी गुड, बढ़िया जवाब बचा लिया, समझ गए? याद हुआ? पता तुम लोग मैं क्या याद कर रहा हूं पता है क्या? मैं सिर्फ ये याद कर रहा हूं, पहले मोनो, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर 3 5 7, बस हो गया। 3/2R 5/2R 5/2R 7/2R 7/2R 9/2R 8/2R।
हो गया पक्का। अब मैं एक भी क्वेश्चन में इनके वैल्यू नहीं दूंगा।